आगे बढ़ते हैं स्लोप की तरफ। पहला पॉइंट क्या था? स्लोप ऑफ द कर्व। चलिए आइए देखिए, स्लोप ऑफ द कर्व। देखिए ध्यान से, पहले वाला जो हम लोग क्लास में पढ़े थे, ऑन कर दिए हैं, ठीक है। पहले वाला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, जब भी सेकेंड क्रॉस करेगा किसी लाइन सेगमेंट को या फिर कर्व को तो एवरेज रेट मिलेगा, और जब भी टेंजेंट ड्रॉप होगा, ठीक। अब इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। सपोज करें कि एक कर्व लाइन ऐसे है, ठीक, एक कर्व लाइन है, उसको हम कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ, मैंने बताया था कि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमेशा x एक्सिस पर होगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y एक्सिस वो हमेशा, इसीलिए हमेशा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और dy अपॉन dx में, मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन होगा, किसका होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब आइए मान लीजिए इस पॉइंट को हम चेक करें, ध्यान से अब देखिएगा, एक लेवल बढ़ रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यदि थोड़ा सा फील करने के लिए आपको थोड़ा सा लेवल और आगे ऐसे बढ़ाएं, मान लीजिए ये ऐसे आ गया, तो ये पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, ठीक है। तो अब ए पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हो गया उसका। यदि और थोड़ा प्रिसाइज उसको ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल होगा थीटा ए होगा ना, और ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? बोलिए, y कैसे बोलेंगे इतना? तो y एक्सिस ऐसे, छोटा सा इंटरवल को क्या बोलेंगे? dy, और ये dx, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं थीटा ए, ठीक है। अब आइए बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे आएगा, तो ये होगा dy और ये dx, ये एंगल होगा थीटा बी, होगा ऐसे। और उसके बाद इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर y, तो यहाँ dy क्या निकल के आएगा? 0। क्यों? ये ऐसे जाते जाते जो हाइट हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पर dy ज़्यादा बड़ा है, यहाँ dy से छोटा हुआ, आगे जाकर के मान लीजिए ये पॉइंट हम बीच का ले लें, डी पॉइंट, तो यहाँ टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये होगा dy और ये होगा dx। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान समझिए, फ्रॉम ए टू सी dy डिक्रीज कर रहा है, dy अपने आप में चेंज है और उसमें भी चेंज आ रहा है, समझ गए? dy ऑलरेडी चेंज है और उसमें भी चेंज आ रहा है, यानी कि dy घट रहा है, dy कांस्टेंट नहीं। अब आप ध्यान से समझिए कि यदि dy अपॉन dx यदि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये रेट कांस्टेंट है, और यदि ये dy यदि डिक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं dy अपॉन dx क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यदि हम इसको ऐसे लिखें d अपॉन dx, किसका? y का, तो dy अपॉन dx यानी कि y का डिफरेंशिएशन, यानी y का रेट, क्योंकि y कांस्टेंट नहीं है इसलिए dy अपॉन dx कुछ आ रहा है, और वो वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी। अच्छा, y dy अपॉन dx का कांस्टेंट होने का मतलब क्या? y कांस्टेंट है। मेरा सवाल है कि यदि dy अपॉन dx कांस्टेंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि y कांस्टेंट है? नहीं।
चूंकि y कांस्टेंट नहीं है इसीलिए dy/dx कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और dy/dx कुछ है, जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि y कांस्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ पाए? फोकस में सुनिए, हर बात दोबारा नहीं होगी। हम एक ही बात को हम 3 बार अलग अलग तरीके से बोलेंगे। जैसे एक गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, पहले मैंने ये बोला, फिर बोला गिलास में पानी आधा खाली है, फिर मैंने ये बोला, और फिर मैंने ये बोला कि जब हम ये कह सकते हैं कि गिलास में आधा पानी खाली है, तो ये भी कह सकते हैं कि गिलास में आधा पानी भरा है। ये तो हमारा लॉजिक डेवलप करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि यदि dy/dx कुछ वैल्यू आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि y कांस्टेंट नहीं होगा। और यदि dy/dx का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब y डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। और यदि dy/dx का वैल्यू, यदि y का वैल्यू वैरी कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि y का वैल्यू चेंज करेगा ही करेगा, तभी तो dy/dx कुछ होगा। तो यदि y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो dy/dx हमेशा 0 से छोटा होगा। समझ गए? नहीं समझे? पॉइंट्स लिखा भी देंगे, फिर समझ लीजिए, लिखा देंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, y का वैल्यू कांस्टेंट रहने पर dy/dx हमेशा 0 आएगा। बोलिए हाँ। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लेवल बढ़ेगा, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो आप याद रखिए, ध्यान रखिए, इफ y इज कांस्टेंट। आपको पता है ना कि यदि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो यही तो रेट है, एवरेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस है, लेकिन ये रेट है। तो dy/dx = 0, इसका मतलब है कि y कांस्टेंट है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आया। लेकिन if y is not constant, तो dy/dx will not equal to 0। क्या ये सही है? ग्लास में आधा पानी है, ग्लास में आधा पानी नहीं। अब आगे डिस्कस करेंगे कि यदि ग्लास में आधा पानी है तो कह सकते हैं कि आधा ग्लास खाली होगा, वो देखो। तो ये एक बात हो गई। अब हमारा अगला सवाल ये है, मतलब मन में सवाल हो रहा है कि इफ y इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है, और y क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सब लोग ध्यान से देखिएगा, पहले y कांस्टेंट था तो ये रिलेशन आ गया, अब y कांस्टेंट नहीं था तो ये वैल्यू भी लिख दिए। और यदि y कांस्टेंट नहीं है और y इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब y कांस्टेंट नहीं है तो एक सवाल उठता है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं dy/dx इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसी को पॉजिटिव ही कहते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव, ठीक। और इफ y इज डिक्रीजिंग, y डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो हम लिख सकते हैं dy/dx इज लेस देन 0। इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। ये क्लियर है सबको? बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि y डिक्रीज कर रहा है तो ये लेस देन 0 क्यों होगा? इसलिए क्योंकि चेंज, यदि कोई वैल्यू चेंज कर रहा है और वो वैल्यू चेंज में इंक्रीजिंग वैल्यू में है, जैसे सपोज करें कि आलू का प्राइस रेगुलर बढ़ रहा है, तो हमेशा फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा होगा और उस समय चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आलू का प्राइस डिक्रीज कर गया, मेन उसका मार्केट आया, मतलब मेन उसका सीजन आया, तो इतना ज़्यादा मार्केट में आलू अवेलेबल हो गया कि प्राइस डिक्रीज कर गया, ईजिली अवेलेबल हो गया वो। तो ईजिली अवेलेबल हो गया तो सब लोग सेल कर रहे हैं उसको, कंपटीशन का मार्केट होता है। यदि कोई बगल में 50 रुपये केजी बेच रहा है और बगल में यहाँ 40 रुपये बेच रहा है, तो ज़्यादातर लोग 40 वाले से लेंगे। तो ऐसे समय में जब आलू अवेलेबल है मार्केट में बहुत ज़्यादा है अमाउंट पर, जिसको बोलते हैं डिमांड और सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उससे भी ज़्यादा है, तो रेट डाउन होगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई एकदम कम है, हाई होगा। जैसे अभी गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम आया था, डिमांड था सपोज करें 100 सिलेंडर पर डे, किसी एक गैस गोदाम में 100 सिलेंडर पर डे का डिमांड है, लेकिन सप्लाई वो 40 सिलेंडर पर डे दे पा रहा है, तो 60 का डिफरेंस है, तो रेट हाई हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। और यदि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ही है 100 पीस का सिलेंडर का और वो उसके पास 200 पीस है, तो वो रेट कम रखेगा।
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, ताकि मेरा जो सप्लाई है वो रेगुलर होता रहे। फिर 200 सिलेंडर उसके पास कहाँ से जमा रहेगा? तो इसलिए अब यदि मान लीजिए सपोज करें कि रेट डाउन हुआ, तो रेट डाउन हुआ तो फाइनल रेट इनिशियल रेट से छोटा होगा। 50 रुपये से 40 रुपये हो गया, इसका मतलब है 40 रुपये फाइनल वैल्यू है, 50 रुपये इनिशियल वैल्यू है। तो 40 माइनस 50 करेंगे तो आपको -10 रुपीज़ मिलेगा। इसका मतलब है कि y का वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो चेंज नेगेटिव मिलेगा, इसीलिए उसका वैल्यू 0 से छोटा होगा। समझ गए? तो अब हम लोग इसमें आ गए। अब हमारा यहाँ तक कहानी नहीं है, इसके आगे की कहानी थोड़ी सी हम लोग अब पढ़ रहे हैं। और वो आगे की कहानी क्या है कि रेट का भी रेट होता है। समझ गए? समझे इस बात को? रेट का भी रेट होता है। जैसे आलू 50 रुपीज पर केजी है कल, आज हो गया वो 45 रुपीज पर केजी, कल मतलब आने वाले दिन में वो 42 रुपीज पर केजी हो गया, फिर अगले दिन वो 40 रुपीज पर केजी हो गया। तो उसका रेट उसका प्राइस घट रहा है। तो आपसे सवाल ये हो रहा है कि यहाँ घट रहा है यानी चेंज हो रहा है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है? 50 रुपीज पर केजी ऑलरेडी वो एक रेट है और वो भी घट रहा है, तो वहां पर उस रेट का भी रेट निकलेगा जो कि नेगेटिव होगा। जैसे ए पॉइंट पर स्लोप है तो रेट है, ए पॉइंट पर एक इंस्टेंटेनियस रेट है, यानी जिसको हम थीटा ए से कहेंगे डिनोट, तो थीटा ए से डिनोट करेंगे तो थीटा ए टैन थीटा ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से देखिए सब लोग, टैन थीटा ए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। किस पॉइंट पर? ए पर। अच्छा, टैन थीटा बी ये रिप्रेजेंट करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बी पॉइंट पर। ठीक है? टैन थीटा सी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, पॉइंट सी पर। अब आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थीटा डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स ए पॉइंट पर उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। और उससे भी छोटा कौन होगा? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्राफ आगे बढ़ रहा है, देखिए ये एरो है ग्राफ का, मतलब कैसे बढ़ रहा है ग्राफ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट? घट रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स कांस्टेंट नहीं है, उसका भी रेट निकलेगा। ठीक है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स का भी तो रेट निकालेंगे, इसको कहते हैं रेट ऑफ रेट। सिंस when we move from A to C, dy upon dx decreases. लिखेंगे, this implies dy upon dx is not constant नहीं, इसीलिए so we will talk about क्या? talk about rates of dy upon dx। इसके रेट की बात करें क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या मिलेगा? डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? सो डी अपॉन डी एक्स किसका? डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको कहते हैं रेट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक? तो ये क्या आ जाएगा फाइनली? डी टू वाई अपॉन डी, इसको डबल डिफरेंशिएशन। और ये वैल्यू क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? रेगुलर डाउन हो रहा है उसका वैल्यू, तो डाउन हो रहा है, तो ये एक डाउन होने का यदि सीक्वेंस एक फ्लो में होगा तो वो कांस्टेंट डी टू वाई अपॉन डी एक्स का कांस्टेंट आएगा। ठीक है? कांस्टेंट रेट से उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रेट से उसका वैल्यू बढ़ता है। ठीक है? तो ये कांस्टेंट आएगा, नहीं तो उसमें भी चेंजेस है, वो भी चेंज आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ग्राफ में ध्यान से देखिए,
आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है, सब लोग ध्यान से देखना, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि डी वाई क्या है। तो जैसे जैसे ए से बी गए, बी से डी गए, डी से फिर सी पे गए, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डी वाई छोटा होता जा रहा है। तो डी वाई छोटा हो जा रहा है, डी एक्स तो होगा ही होगा, कुछ ना होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम किधर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमेशा डी एक्स तो होगा ही होगा, वो पॉजिटिव होगा। उससे करस्पॉन्डिंग डी वाई छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब है डी वाई का वैल्यू घट रहा है। इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो वैल्यू है डी टू वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, स्लोप ये पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है, तो पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है। जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है, पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वाई में लेकिन घट रहा है, लेकिन उसे घटने का जो रेट है ना, जो उसका चेंज होने का रेट है वो तो नेगेटिव होगा, क्योंकि घट रहा है, क्योंकि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू कम है, सॉरी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू कम है। समझ पाए इस बात को? तो यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको या तो कांस्टेंट मिल सकता है, ये कांस्टेंट मिल सकता है और वैरी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर रेट धीरे डी वाई छोटा होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दिस केस कब, जब हम ए से किधर जा रहे हैं, सी से डी होता हुआ सी जा रहे हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स ये क्या होगा, ये लेस देन 0। इसको कहेंगे रेट ऑफ रेट इज डिक्रीजिंग। समझ पाए? इसको तो हो गया सर, डी वाई डिक्रीज करेगा तो डी एक्स इंक्रीज करेगा ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो रहेगा। हाँ ठीक है, तो और अच्छी बात है। ठीक है, एक तो इस ग्राफ में हो रहा है, कोई और जरूरी नहीं, कोई दूसरे ग्राफ में डी एक्स बढ़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करें कि डी एक्स बढ़ रहा है जैसा इसने कहा, और डी वाई छोटा हो रहा है, तो यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स और तेजी से घट रहा है। इस ग्राफ में तो डी एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? हो रहा है। ये डी एक्स चेंज नहीं भी हो रहा है, डी वाई चेंज हो रहा है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स घटेगा। हाँ घटेगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का घटने का रेट होगा और वो नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब पॉइंट्स लिखा देते हैं। आप लोग आइए, पहले इतना सह लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई पॉइंट छोड़िएगा मत। चलिए पहले ड्रॉ कीजिए। क्या हो तुमको कोई ट्रस्ट? हाँ, इसको कौन भेजा था देखने के लिए? तुम अपने आई थी? हाँ, तुम अपने आई थी कि कोई भेजा था? ऐसा तो नहीं, जब देख के आओ तो मास्टर नहीं, ये बोले कि सर आ रहे हैं तो वो देखने के मान लीजिए आज मेरी इच्छा है कि मतलब एक कोई वेब सीरीज मान लीजिए हमको पसंद आ गया। अभी ग्राम चिकित्सालय का 10वां नेक्स्ट सीजन आया है, तो सोच रहे हैं कि उसमें 6 या ऐसे 5 एपिसोड है, आज पूरा निपटा देते हैं। तो आज यदि आपने सोचा तो आपने कर दिया, लेकिन आज मेरा 5 वीडियो लेक्चर्स छूटा हुआ है। जैसे उसमें 5 एपिसोड है, इसमें 5 वीडियो लेक्चर्स है, तो 5 वीडियो लेक्चर्स छूटा हुआ है, तो आज निपटा देते हैं। 90% में तो इच्छा ही नहीं हुआ, और यदि 10% का इच्छा भी हुआ तो उसमें से 50% पहला ही वीडियो लेक्चर्स में सो गया, सारी इच्छाएं धज्जियाँ उड़ गई उसकी। और बाकी 4 जो बचा वो 4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कंप्लीट। 12th में एक बच्चा है जो एडमिशन लास्ट में लिया था, मतलब 12th का सबसे पहले वही एडमिशन लिया था 12th क्लास में। वो छठ पूजा से फ़ोन कर रहा था कि सर मेरा 11th धज्जियाँ उड़ गई, मुझे 12th संभालना है। तो उसने ऑनलाइन लेक्चर ले रखा था, तो हम बोले कितना लेक्चर तुम्हारा पेंडिंग रहेगा? तो बोला सर मत पूछिए। बोला नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, तभी पूछ लेते। तो बोला 170 लेक्चर। फिर हम मन से फिर हमेशा से देखे, हम लोग ठीक है बोल रहा था, नहीं पूछे। फिर हम मन में सोचे, मनीष को बुलाए,
मेरा इतना लेक्चर होता कि है 170 लेक्चर पेंडिंग था उसका। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से 170 लेक्चर पेंडिंग था। कल हम एक वीडियो देख रहे थे, छोटा सा वो 10 सेकंड का वीडियो था। कभी आप लोग भी देखे होंगे, शॉर्ट्स नहीं, इंस्टाग्राम या किसी पे जाता शॉर्ट्स बोलिए, हमको नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पढ़ते भी नहीं, बस हम देखे 10-12 सेकंड का था वो। उसमें एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी था, ट्रेन में मतलब कि वो कुछ सामान बेच रहा था, तो उसने एक कंपनी मतलब इंस्टीट्यूट का टी शर्ट पहन रखा था, ठीक है, और उसमें बोल रहा है क्या है, उसको लिखा हुआ क्या है कि मैंने मेरा बैकलॉग जितने वीडियो लेक्चर्स था सबको 2x पे देखा, इसलिए आज ये हाल है। मतलब जितने बैकलॉग्स वीडियोस थे उसके सबको 2x पे देखा, इसीलिए उसका आज वो सामान बेच रहा है दुकान पे। ये है ट्रेन बोर्ड, जिसका भी रहा हो, नाम लेने पर कंट्रोवर्सी हो जाता है, नाम क्यों लेना, ठीक है। तो बेसिकली वो टी शर्ट वो आदमी का नहीं था, वो किसी का लेके पहना होगा, लेकिन उस इंस्टीट्यूट का नाम तो वहाँ है, और वो ट्रेन पर सब, मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट का टी शर्ट कोई पहन करके PW का पहना होगा, आपको पता नहीं उसको किसका क्या है, तो अब वो लिख क्या रहा है कि मैंने सारे वीडियोस लेक्चर जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं उसको 2x पे देखा, इसलिए आज मेरा ये हाल है। यानी किसी स्टूडेंट ने किया होगा ऐसा घटना, तभी तो वो लिखा होगा। और 2x में क्या समझ में आएगा, मास्टर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो गया, आता है समझ में। यहाँ 0.25 पे पढ़ा रहे तभी समझ में आ रहा है। जहाँ देखिए ऐसे तो हम 1 पे रहते हैं, लेकिन जहाँ हमको पूरा यकीन है कि स्टूडेंट को नहीं समझ में, यही होता है एक्सपीरियंस। जैसे हमको पता है कि कहाँ पर स्टूडेंट को दिक्कत आएगी, तो वहाँ से 1 से एकदम ड्रास्टिकली हम 0.25 पे आ जाते हैं, ठीक है। आप कहिएगा हम देखें 2x पे भी पढ़ा देते हैं, 3x पे भी पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब उड़ जाएगा। जैसे वो एक बात बोले तो वो बोला नहीं कि सर फिर से सुनाइए, जबकि हम कितने पे थे, 1 पे थे, कहाँ से 2x पे समझ में आ जाएगा, इतना मेधावी है आप। आजकल तो कोई विद्यार्थी यदि कह देता है कि हम 2x पे समझ लेंगे, तो वो सबसे पहले अपने आप को धोखा दे जाएगा, और उसका परिणाम उसको बाद में झेलना पड़ेगा। आप लोग के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या है बताया, ये समस्या है कि अभी तक आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए हैं। जिस दिन आप रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा ना, रीढ़ का हड्डी सीधा हो जाएगा। रीढ़ का हड्डी सीधा होता है नहीं है, टेढ़ा होता है। आप लोग जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे देखे होंगे, स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, ऐसा होता है ना, हाँ हमेशा टेढ़ा होता है, तो सीधा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आदमी सीधा रह ही नहीं पाएगा, स्ट्रेट नहीं रह पाएगा। ये है ना, ऐसे हो जाएगा, और नहीं हो गया तो बदल दीजिएगा नाम। फिर नहीं, ये इससे ये नहीं हुआ ना, तो आपको लगेगा कि अंगूर खट्टे हैं, मेरे लिए नहीं है, बेकार है इसमें। मतलब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे ये होगा नहीं, इससे ये होगा नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा नहीं, तब आप क्या कहेंगे, ये सबसे बढ़िया है कि हम अपना बिजनेस करें। सोचिए यही होगा, देखिए। और अभी तक नहीं दिए हैं ना, इसीलिए उसका अंदाजा नहीं है, इसलिए टारगेट बैच को पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। क्यों? टारगेट को ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा फोकस्ड हो गया एकदम। जो शादी ब्याह में नहीं होता है, शादी ब्याह कर रहे हैं, वो टांगा में नहीं होता घोड़ा के यहाँ पट्टी लगा रहता है, तो वो घोड़ा चाह के भी इधर उधर नहीं देख सकता, वो हो जाता है टारगेट बैच का बच्चा। उसमें से सब नहीं, 70%, क्योंकि वो 2 बार गिर चुका होता है, ठीक है, 2 बार गिर चुका होता है, उसको एहसास होता है कि अब हमको नहीं समझेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आइए चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसको ध्यान से देख के बताइए, क्या यहाँ पर dy डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट्स पे ध्यान देना है, हम यहाँ लिख देते हैं पॉइंट्स। हाँ, A to C जाना है। देखिए ध्यान से सब लोग, अभी फ्रॉम A to C पहले हमको बताना है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है, पहला पॉइंट ये बताना है। उसके बाद दूसरा हाल बताना है dy का, dy पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या होगा, ठीक है। तीसरा हाल बताना है रेट ऑफ स्लोप का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। सर कुछ भी क्या है, अच्छा लग रहा है।
चलिए बताइए, अब अच्छा लगा था, अब मुझे अच्छा लगेगा, बताइए स्लोप क्या है? ए टू सी आने में स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जीरो है, नेगेटिव है। ठीक, चलिए नेगेटिव कैसे पता करेंगे? जिन लोगों को नहीं पता चल रहा है ध्यान से देखिए, अलग कलर इसमें लेते हैं, व्हाइट कलर, व्हाइट तो फेवरेट है ना, ऐसे कर दिए तो लाइन जो है ये ऐसे है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव होगा स्लोप। अब फिर से यहाँ पर पता करना हो, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, देखिए ये टेंजेंट ऐसे है, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो गया ना, तो टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन इससे थोड़ा ऊंचा है, इसलिए डी वाई यहाँ से बढ़ गया, इसलिए डी वाई इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? डी वाई पॉजिटिव है, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? वो तो मेरा काम है, आप करते रहेंगे, आपको मेन चीज पे फोकस करना है सब। हाँ? मजा आ रहा है? ये किसी कबाड़ी वाले से इंस्पायर हो, कबाड़ी वाला इंस्पायर बहुत बढ़िया लगता है। बताइए स्लोप नेगेटिव है कि नहीं? अरे बोलो स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि आप यहाँ पर सेंटर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, यहाँ भी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, यहाँ भी आप ड्रॉ करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, इसलिए स्लोप तो नेगेटिव है। क्लियर? ठीक, स्लोप नेगेटिव यानी कि dy अपॉन dx नेगेटिव है। अब हमको ये देखना है कि dy अपॉन dx तो नेगेटिव है, माइनस में, ठीक है, लेकिन हमको dy चेंज कैसे कर रहा है? dy कांस्टेंट है या चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं, इससे और बढ़ा हो गया ए पॉइंट पर। जैसे देखिए dy किस पॉइंट पर? ए पर, उससे ज्यादा बड़ा कौन है? dy बी पॉइंट पर, और उससे ज्यादा बड़ा कौन? dy अपॉन dy किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। इसका मतलब है कि dy अपॉन dx ए से उससे ज्यादा। अब हमको ये देखना पड़ेगा इसको लिखने से पहले कि हमारा dy तो बढ़ रहा है, नेगेटिव होके बढ़ रहा है, तो नेगेटिव होके बढ़ता कैसे है? देखिए एक होगा -3, एक होगा -4, -5, तो बढ़ रहा है वैल्यू। जैसे 3 से बड़ा है 4, माइनस लगाया है वो अलग चीज है, माइनस तो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन 3 से बड़ा है कि 4 की नहीं, माइनस तो चूंकि स्लोप नेगेटिव है ना, तो 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, अब माइनस तो उसके साथ लगा हुआ क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, तो dy बढ़ रहा है, इसका मतलब हम और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब और अब हम लोग जा रहे हैं किधर? इससे चलेंगे, अब यहाँ आइए, अब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसकी जरूरत अब आपको पड़ने वाली है। यदि मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है, तो ये किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और यदि ये इधर जा रहा है तो ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हो गया? ठीक है, समझ पाए? यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है और dy का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि इस केस में dy अपॉन dx ये लेस देन 0 होगा, लेकिन d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या ये बात सही है? देखिए dy बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज्यादा बड़ा मिलेगा, इसीलिए ये वैल्यू जो रेट ऑफ dy अपॉन dx है, ये रेट ऑफ स्लोप है, वो पॉजिटिव है। क्या ये मेरी बात से सहमत है? बोलो, उसमें उतना समय दिए, यहाँ पर इतना ही काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? डाउट तो हो गए हैं? अभी डाउट होगा, क्वेश्चंस बनाएंगे तो और डाउट क्लियर होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल होगा, बस फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और ये जो लोग पॉइंट्स लिखे हैं इसको जरूर रिवाइज कीजिए कि dy ए पॉइंट का बी पॉइंट से छोटा है और सी पॉइंट का बी पॉइंट से बड़ा है। तो जैसे जैसे हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं dy का वैल्यू बढ़ रहा है,
स्लोप तो नेगेटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और स्लोप मतलब tan थीटा। यहाँ लिख देते हैं सब लोगों को tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx हो गया। तो आप देखिए ना, यहाँ पर थीटा a है, यहाँ थीटा b है और यहाँ थीटा c है। तो आपको पता है कि थीटा c और थीटा b और थीटा a में क्या डिफरेंस है। सी सबसे बड़ा है। तो थीटा a सबसे छोटा, सॉरी ये थीटा c सबसे बड़ा है ना, उससे बड़ा थीटा b है ना। तो स्लोप ये नेगेटिव में बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे छोटा हो गया a पॉइंट का स्लोप, फिर b पॉइंट का उससे बड़ा और c पॉइंट का सबसे बड़ा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन उसका वैल्यू बढ़ रहा है, इसीलिए d2 ये तो नेगेटिव हुआ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन d2y/dx क्योंकि उसका रेट बढ़ रहा है इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अभी लिखिएगा नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे आइए, समय रहा तो मैक्सिमम मिनिमम आज हम लोग कर देंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब यहाँ x y एक्सिस में आप ध्यान दीजिए कि हम लोग ले रहे हैं, एक तो इधर कर्व ले लिए, एक ऐसे कर्व लिए। अब आ जाइए एक कर्व ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब इस कर्व में ये पॉइंट को हम a मानते हैं, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c मानते हैं। अब यहाँ की कहानी देखिए, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ऐसे हुआ, और बोलो ये dy हो गया, ये dx, ये हो गया थीटा a। अब यहाँ टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए, अपने मन से टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर देना है, जो कर्व की रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग, dy और ये dx। और यहाँ टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया dy और ये हो गया dx। पूरी दुनिया जानती है कि dy क्या हो रहा है, कुछ शक है इसमें, बोलो। इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है लेकिन ज़्यादा है, और यहाँ पर इसमें नेगेटिव है और घटता जा रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि dy/dx is less than 0, and as dy is decreasing, so rate of slope that is d/dx, किसका, dy/dx का, इसी को रेट ऑफ स्लोप यानी कि रेट ऑफ स्लोप, इसी को फाइनली क्या लिखेंगे, d2y/dx²। चूंकि dy डिक्रीज कर रहा है इसलिए ये क्या होगा, समझ पाए क्या यूज, अभी कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा दूर बात एक सप्ताह रहेगा तुम्हारा। अब एक सप्ताह तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, बोलो ठीक है। ये तो कर्व कैसे टर्न लेना उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। सबको एक साथ समराइज कर देंगे, आज ही कर देंगे, क्लियर है सबको। तो इससे पहले वाले कर्व और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें भी नेगेटिव था, इसमें भी नेगेटिव, डिफरेंस क्या था। जैसे जैसे उसमें हम आगे बढ़ रहे थे, x के बढ़ने पर वहां स्लोप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, स्लोप बढ़ रहा था, इसीलिए रेट पॉजिटिव था, इसका स्लोप का रेट, और वहां dy जो है वो बढ़ रहा है ना। यहाँ पर यहाँ भी नेगेटिव है लेकिन ये dy घट रहा है, इसीलिए नेगेटिव होने के कारण dy/dx तो नेगेटिव है, लेकिन उसका रेट घट रहा था dy, इसीलिए नेगेटिव। समझ गए, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट, कौन सा नंबर है, 4, थर्ड नंबर, हाँ 4 नंबर का है, 4 नंबर। ये है कौन सा पॉइंट, ए बी। अब बताना है ये कौन सा है, अरे बातें क्यों कर रहे हो,
हाँ सर समझ नहीं आ रहा तो क्या करें? dy फिर से जहां कहीं नहीं समझना है तो ध्यान ये इस बात पर रखिएगा कि ये मास्टर ओके से याद है तो 3 बार फेल किया, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको एनर्जी मिलेगा। आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, आपका हैबिट। अरे कारण तो दुनिया से मतलब ही नहीं है, हम रात भर पढ़ें या दिन भर पढ़ें या सो के पढ़ें या उठ के पढ़ें या हम खंभा लेके पढ़ें या कैसे पढ़ें, दुनिया का उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप हाँ रिजल्ट मायने रखता है, आप रात भर पढ़े, अगले दिन एग्जाम दिए, 10 दिन बाद रिजल्ट आया, आप फेल कर गए, सब बोले पढ़ना तो बहाना है, फिल्म देख रहा हूँ, ठीक है। आप रात भर सोए रह गए, सब सोते हैं, आप रात भर सोए रह गए, अगले दिन एग्जाम में फोड़ दिए। नहीं, पहले से तैयारी कर रहा होगा, दिमाग से तेज है, पूरा ही 1 ही घंटा पढ़ता है लेकिन फॉर्म बना लेता है, वही आदमी, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मायने तो सिर्फ रिजल्ट ही रखेगा, आप कितना भी बढ़िया परसेप्शन बना लीजिए, ठीक है। आप लोगों को बताया कि नहीं कहानी नहीं सुनाए थे? कौन सा कहानी था? हाँ? नहीं वो लालच, जैसे बता दे, वीडियो ऑफ करवा नहीं ऑफ नहीं करना है, जरूरी कहानी कैसी है, ऐसा कोई फालतू कहानी नहीं है। आज मैं अंत में आपसे पूछा गया केस स्टडी है, हम जो बताते हैं वो केस स्टडी होता है, कहानी नहीं किसी होती। पे व्यूज आता है इसमें नहीं किसी पहले से शॉर्ट्स में आप बताइए, अब स्टूडेंट का डिमांड है कि मास्टर डांस करने का, डांस आता नहीं, कहाँ से करें? फ्लूट बजाना कौन बड़ा चीज़ है, उसे सिखा दें। अच्छा सुनिए, जैसे मान लीजिए सपोज के कि एक ओल्ड एज में माता पिता हैं, बहुत ओल्ड एज में है, और उनका मतलब कि कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, ठीक। तो बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, वो माँ बाप की हर बात मानता है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहला कंडीशन रखा है, तुम काम क्यों खोज ला रहा है जी, मैं नहीं दे रहा है। तो माँ बाप बहुत ओल्ड एज के हैं, मतलब शरीर से उतना एक्टिव नहीं है, अपने से कुछ नहीं कर सकते, मतलब अपने से धन अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने दोनों बेटों पर आश्रित हैं, उनके पास अपना कोई एसेट नहीं है, दोनों बच्चे पे आश्रित हैं। तो पहला जो बड़ा बेटा है वो बहुत अधिक आज्ञाकारी, एकदम इनोसेंट, बहुत आज्ञाकारी, सुबह उठने के साथ सबसे पहले माता पिता का पैर छू के प्रणाम करता है, माता पिता के लिए पानी गर्म करता है, पानी पिलाता है उनको, उनके लिए जो व्यवस्था खाना पीना सब कुछ बना करके उनको देता है, बड़ा बेटा, ठीक है। और दूसरा बेटा जो है वो ये सबसे कोई मतलब नहीं रखता, वो उसको लगता है सब घोषला है। बड़ा बेटा उठता है, नहाता धोता है और पूजा पाठ करता है, अपने माता पिता को दोनों को प्रसादी ऐसे निकाल कर देता है कि लीजिए पिताजी और लीजिए माता जी, और माता भी ऐसे लेती हैं, और जो बेटा है बड़ा बेटा ऐसे ऐसे खा के ऐसे करता है पूरा, ठीक है। तो पूरा आइडिया क्या है, आइडियल भगवान राम का जैसे प्रतिबिंब है वो, ठीक है, लेकिन काम कुछ नहीं करता है, यही सब करता है, घर का साफ सफाई वगैरह सब कुछ करता है, मतलब जो पैसा अर्जित करने के लिए जो काम होना चाहिए वो, क्योंकि उतना दिमाग है उसके पास। जो छोटा बेटा है ना वो रिलैक्स रहता है, बोलता है ये सब करने से प्रणाम करने से दिन चल जाएगा, पूजा पाठ करने से दिन चलेगा, लेकिन वो 1.5 लाख रुपये पर मंथ कमाता है, ठीक है। माँ बाप से बात भी नहीं करता है, दूर रहता है, क्या ये लोग से बात करेगा, अब मेरी बात तो समझेगा ही नहीं सर। तो कभी कभी माँ बाप को डांट भी देता है कि आप लोग बोले थे ना कि आप लोग शांति से बैठने के लिए, क्या कि आप इतना ऊपर नीचे कर रहे हैं, पैर पे चोट लगेगा फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ठीक है, डांट भी देता है। लेकिन बड़ा बेटा तो माता पिता किसकी तरफ झुकेंगे, बड़े के वाले तरफ झुकेंगे तो ठंडन गोपाल हो जाएंगे, सबसे जो 1.5 लाख रुपए कमाता है, क्योंकि माँ बाप की जरूरतें और माँ बाप का विश्वास वही जीतेगा। पूजा करने से, पैर छूने से नहीं चलेगा। हर दिन पूजा कीजिए, हर दिन पैर छूइए, हर दिन घर का साफ सफाई कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उससे चल जाएगा, समाज में इज्जत बन जाएगा। जब तक कोई नहीं पूछेगा, माँ बाप भी उसी बेटा के साथ, जब कभी 2 बेटे में लड़ाई होगा माँ बाप हमेशा छोटे बेटे का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि छोटा बेटे के पास जो है वो बड़े बेटे के पास नहीं। तो प्रैक्टिकली करके आपने अपने जीवन में देख लीजिए या आपने होते हुए देखा होगा,
क्या? तो केस स्टडी क्या कहता है? मनी मैटर। मनी मैटर नहीं करता है, हुनर मैटर करता है। हुनर से मनी आएगा। तो सबसे दुनिया किसको सलाम करती है? पैसे को। पैसा कहाँ से आता है? हुनर से। हुनर कैसे आता है? मेहनत से। मेहनत कैसे आता है? लगातार किसी चीज में लगे रहने से। लगातार किसी चीज में लगे रहने की हिम्मत कहाँ से आती है? तो विल पावर से। विल पावर कहाँ से आता है? तो किसी चीज को पाने की जिद से। किसी चीज को पाने की जिद कहाँ से आती है? उस चीज के बारे में लगातार रिपीटेडली आप रिसर्च करते हैं, उसका डिजायरेशन डेवलप करते हैं, अंदर में वो छोटी सी आग डेवलप करती है उससे। और वो चीज कहाँ से आती है? वो आती है एक्सपेक्टेशन से। जो कमजोर इंसान है सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं और अपने आप को तोड़ देते हैं, और जो मजबूत इंसान होते हैं एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपने जीवन झोंक देते हैं। समझ गए? ऐसे हजारों लोग हैं, आपके जानकारी में पता नहीं कितने होंगे, लेकिन मेरे जानकारी में से हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन को पूरी ताकत से पूरा किया। ठीक है? और आज उस मुकाम पे हैं जिस मुकाम पर उनके खानदान में कोई नहीं है। ठीक है? तो वो आपको डिसाइड करना है। तो समझ गए केस स्टडी में? तो हम ये बात क्यों बोले? इसलिए बोले कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं कि आप जाकर के पटना रेलवे स्टेशन पे पढ़ रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ किस बात से मतलब है? अल्टीमेटली कितना परसेंट आया टेस्ट में। जैसे अभी मार्क्स आए तो मैंने पूछा किसी से कि हाँ आपने कितना पढ़ा, सीधे कॉपी किसको दे दिया मैंने। इसीलिए जितना जल्दी इस बात को समझ जाइए उतना बढ़िया है, और नहीं समझिएगा तो इससे लाइफ कैसे खराब होगा? बोलिए। मेरा तो आज भी अभी मैसेज आया होगा, 60,000 आ गया होगा किस चीज़ का? रेंट का। और क्या देगा? 110 तारीख के पीछे रेंट ही तो देगा, और उसके बाद क्या देगा? उसके बाद म्यूचुअल फंड का मेरा इंटरेस्ट आएगा, उसका स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया हुआ है उसका रिटर्न आएगा। इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? 1,87,000 रुपये गेहूं का अप्रैल में ही आ गया, और फिर जनवरी में फिर 2.5 लाख का धान बिकेगा। क्या लिखिए नहीं उसे क्या पता। मेरे गुरु हैं जो डिजिटल जज हैं जबलपुर में, श्याम सुंदर झा नाम है मेरे गुरु हैं, वो मानते हैं। उनको वो साफ करते हैं कि दुनिया क्या सोचती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे आपका बैंक बैलेंस तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यदि डिस्टर्ब हो रहा है तब चिंता कीजिए, अदरवाइज क्यों चिंता करना? अकाउंट में फिर आ जाएगा। ठीक है? तो ये मेरे विगत समझते हैं, अगत और विगत समझते हैं। विगत जो पिछले दिनों में किए गए कर्मों का परिणाम है ना, ये जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर महीने अकाउंट में आ जा रहा है कि नहीं? तो आप भी चाहेंगे ना कि ऐसा कुछ हो आपके साथ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूजा करनी पड़ेगी। चलिए हम भी चलते हैं, हर दिन पूजा की। हम तो पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, तभी भी आ रहा है। तो भगवान अपना ऐसे कैसे कर लिए मेरे तरफ? भगवान ऐसे कहीं की हुए थे, लगा उसमें सारा उधर है, ऐसे कैसे हो गया है? हमने कहा कि भगवान थोड़ा हाथ टेढ़ा कीजिए, तो भगवान सीधे कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के विषय में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि करते तो 2 साल 3 साल के बच्चों का रेट नहीं होता। समझे? वो कर्मों का परिणाम होता है, तो भगवान भी रोक नहीं सकते। भगवान चाहते हैं ऐसा होना, तो क्यों होता है ऐसा? 287 लोग लंदन जा रहा था जो एयरक्राफ्ट, उस पर गिर के मर गया। क्या भगवान चाहते थे? जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो पूजा छत गिर गया, 25 लोग मर गए उसमें। क्या भगवान चाहते थे कि हाँ हमको पूजा करते करते मर जाओ? ये डरावना जो चीज़ बनाया गया है ना, डरावनी चीज़ से निकलिए बाहर और मेहनत कीजिए जो आपके हाथ में। समझ गए? और वो चीज़ आपके हाथ में नहीं तो है लगाया हो नहीं, सब करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूजा पाठ जो करना है करिए, लेकिन पढ़िए। ये नहीं करते कि पूजा पाठ मत कीजिए, करिए जितना करना है, आपकी इच्छा है, आपका विश्वास है, उसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले कि आप विश्वास मत करिए। लेकिन सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, ये हम लिख के दे देंगे। ठीक है? तो क्या करने से होगा? आइए करते हैं। चलिए, समझ गए? नहीं समझे तो फिर से प्रैक्टिकल करें। एक बेटा जो
कुछ नहीं कमा रहा है लेकिन पूजा पाठ करता है और भगवान की सेवा भी कर रहा है, माँ बाप की पूरी सेवा कर रहा है। छोटा बेटा तो देख भी नहीं रहा है। एक वीडियो, एक छोटा सा फोटो था, हम आपको भेजेंगे कभी। एक आदमी के 3 बेटे थे, तो उसका तीसरा बेटा जो था ना उस आदमी के पास रह गया था, उसी के पास रहता था। 2 बेटा बाहर था, एक अमेरिका में था, एक लंदन में था। एक अमेरिका में डॉक्टर था और लंदन में था जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, ठीक है। तीसरा बेटा बेचारा गरीब रह गया। तो उस फोटो में दिखा क्या रहा है कि वो आदमी लेटा हुआ है, बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है, उसका बेटा उसका पैर दबा रहा है और डॉक्टर आए हुए उसी समय। तो डॉक्टर पूछे कि ये कौन है, कोई नौकर है आपका? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये मेरा तीसरा छोटा बेटा है। तो बोले और कितने बेटे हैं आपके? तो बोले कि 3 बेटे हैं, उसमें से ये छोटा है, तो बाकी 2 बेटे क्या करते हैं? तो एक अमेरिका में है, डॉक्टर है, और एक लंदन में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यही नालायक निकल गया जो पैर दाब रहा है। समझ गए बात को? इस बात को समझिए, नहीं समझे तो फिर से बोले। इसलिए नालायक मत निकलिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनिए। यही सच्चाई है जीवन में। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। क्या हुआ? मेरे जीवन में झांकने से क्या होगा? अपने जीवन में झांकिए। आइए थोड़ा सा चमत्कार देखते हैं, क्या हो रहा है यहाँ, बताइए। वाह, अब आप लोग समझ गए हैं, यानी आपकी मेहनत रंग लाई है, ठीक है। तो थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। इसका मतलब है कि dy अपॉन dx किस पॉइंट पर? C पर इज ग्रेटर देन। अरे देखो, पहले तो कहानी सुना देते हो, उसको बोलता है कि सर टाइम हो गया। सब बहुत तेज है। हाँ सर सुनाइए। हम पहले नहीं सुनाना चाह रहे थे, पूरा मजे ले लिया कहानी का, उसके टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? dy इंक्रीज कर रहा है, और dy क्या है? dy अपॉन dx है क्या ऐसा? ये इसको कहते हैं गुडी गुडी सिचुएशन, मतलब मेरा बनाया हुआ है। गुडी गुडी मतलब अच्छे से अच्छा, मतलब जिसको मार भी रहे हैं वो भी प्रणाम कर रहा है। जनरली क्या होता है, आप उसको मारते हैं, उसको दुगना इंटेंसिटी से आपको मारता है। लेकिन रामायण में क्या हुआ? भगवान राम ने एक राक्षस का ऐसा हाथ लंबा हो रहा था, भगवान राम ने उसके हाथ काट दिए, फिर उसका धड़ काट दिया, और फिर अचानक वो प्रकट हुआ, मुकुट पहन लिया। हे प्रभु, मुझे बताया गया था कि अयोध्या से कोई 2 पुरुष आएंगे और उनसे एक जो होंगे वो मेरे भगवान होंगे, जो मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएंगे। मैंने ऐसा किया था, इस कारण से मैं ये राक्षस बन गया इस जीवन में, और मुझे साथ मिला था। अब मैं आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, मुझे इस पाप से मुक्ति मिल गई। मतलब देख रहे हैं, किसी को मार भी रहे हैं, यहाँ तो जेल हो जाएगा, है ना। वो होता है गुटी गुटी सिचुएशन। जिसको आप मार रहे हैं ना, वो जैसे कि आप उसको मुक्ति दे रहे हैं। सोचिए, मतलब मान लीजिए कि इससे हमको टेंशन हो जाए, गर्दन मोड़ दें, या फिर बोले कि सर आपने मुझे मुक्ति दिला, कितना अच्छा बात है। घर में आके बोल भी नहीं रहा है, बोला सर आपने मुझे मुक्ति दिला दिया, मैं आपका एहसान कैसे बोलूँगा? गुटी गुटी सिचुएशन। यहाँ ऐसे गर्दन मोड़ दे तो पुलिस आके बोले चलिए अंदर, बहुत पढ़ा लिए। तो गुटी गुटी सिचुएशन क्यों बोले? अरे तुम लोग उधर काम मत चलो, इधर देखो। यहाँ पर देखिए dy जो है वैल्यू बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो dy अपॉन dx पॉजिटिव भी है, और dy का वैल्यू बढ़ भी रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं तो पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रहा है। तो गुटी गुटी सिचुएशन है, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगा। तो हंस क्यों रहे हो? गुटी गुटी नहीं सुनिए क्या है? मेरा इजाद किया हुआ है, कोई जरूरी है कि हम जो डिक्शनरी का किताब बुक को वही निकाले, ठीक है। तो इसको हम लिंक भी देते हैं। आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा पलटी मार सिचुएशन। हाँ तो आएगा, वो बताएगा आपको, देखिएगा कैसे पार्टिकल पलटी मारेगा, उसके कहेंगे पलटी मार सिचुएशन, और पलटी मार पॉइंट बताएंगे। समझे? याद कीजिएगा, याद दिलाइएगा, ठीक है। तो इसको गुटी गुटी सिचुएशन इसलिए कह रहे हैं, सुन लीजिए 2 मिनट, क्योंकि स्लोप भी पॉजिटिव है और dy भी पॉजिटिव है। इसीलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, dy अपॉन dx ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और सिंस
dy is increasing as we move कहाँ से कहाँ a to c. This implies d2 y upon d, sorry इसको ऐसे लिख लीजिए, slope of, sorry rate of slope, rate of slope. तो rate of slope मतलब d upon dx किसका, dy upon dx का. इसका मतलब क्या हुआ ये, d2y upon dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन होगा. और बोलिए इज ग्रेटर देन. इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ स्लोप भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, y भी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको गुड. चलिए इसको राइट डाउन कीजिए. सेकंड नंबर से चलिए जल्दी से, फास्ट, टाइम नहीं है, कहानी सुनने में सब लग जाता है. हाँ ये पहले फोर्थ नंबर का हो गया. चलिए फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए. फर्स्ट नंबर क्या था, यहाँ dy अपॉन dx लेस देन 0 है ना, और d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, बोलिए लेस देन 0. इसके जस्ट अपोजिट. ठीक है. अब आइए सेकंड में क्या था, देखिए dy अपॉन dx ये ग्रेटर देन 0 था क्या, नहीं. देख के बताओ तुम लोग, लेस देन 0. और d2y अपॉन dx स्क्वायर ये क्या होगा, ग्रेटर देन. ठीक है. थर्ड में आइए. थर्ड में क्या है, हाँ dy अपॉन dx लेस देन 0 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और d2y dx स्क्वायर हाँ लेस देन 0. ओके. चारों पॉइंट समझ में आए. ये दोनों मैच कर रहा है. मैच कैसे कर रहा है दोनों, किसमें, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ग्रेटर देन 0 होगा. अरे आप देख के बताइए, हम ग्राफ देख के बता रहे हैं. ये तो नेगेटिव तो है. ये होगा, हाँ सही है. चलिए ड्रॉप कीजिए. इसमें थर्ड में क्या है, देखो स्लोप तो नेगेटिव है, ठीक है, और धीरे धीरे dy घट रहा है. dy घट रहा है ना, लेकिन नेगेटिव है ना. dy घटेगा ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे dy घटेगा तो नेगेटिव घट रहा है ना. हाँ अरे नेगेटिव वैल्यू घट रहा है, यानी वैल्यू बढ़ रहा है. जैसे -5 से -4 -3 -2 बढ़ रहा है ना वैल्यू. एक मिनट देखिए कहाँ पर, अच्छा रेट ऑफ स्लोप. तो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ dy घट रहा है, ठीक है, नेगेटिव होकर घट रहा है. तो नेगेटिव हो घटने से क्या हो जाएगा, इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. हाँ क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेट dy तो नेगेटिव है, लेकिन वो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रहा है. समझ गए, ठीक कर लिए, चलो ठीक कर लिए. चल अब यहाँ पर इसको फाइनल कर लीजिए, बाकी सब ठीक है. इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम सेव कर देंगे. छुट्टी, हाँ एकदम छोटा बच्चा की तरह.